हेलो एवरीवन। अगर कंपनी के पास कैश कम हो लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग दिख रही है तो क्या ये सच हो सकता है क्या? इसका जवाब छुपा होता है करंट लाइबिलिटीज के अंदर। आज हम देखेंगे इसी का टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये लेक्चर नंबर 110 है बच्चों। जल्दी से अब हम शुरू करते हैं। मास्टरिंग करंट लाइबिलिटीज। देखो बच्चों, होता क्या है, कभी भी आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि करंट लाइबिलिटी का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है ना। कोई भी लाइबिलिटी, सपोज अ लाइबिलिटी अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेटल विद इन इट्स ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स, या ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स, विच एवर इज ग्रेटर, उसके पहले अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट होना है तो वो करंट लाइबिलिटी होगा, उसके बाद होना है तो नॉन करंट होगा। सेम जैसे हमने एसेट्स और लाइबिलिटी सब कुछ, वो करंट का मतलब ही आपका ऑपरेटिंग साइकिल के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज के अंदर फर्दर 4 टाइप्स आती हैं, ठीक है, जो हम शो करनी होती है हमें। वन इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वन बाय वन हम देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है? बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, मींस 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज ग्रेटर, इससे कम के लिए आपने कुछ उधार कंपनी ने लिया है, लोन लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बताता हूं आपको। कुछ और लोन्स ले रखे हैं, ठीक है। ये आपने बच्चों एक बार याद कर लेने हैं सारे। तो ये क्या आएंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स का मतलब है कंपनी ने पैसा उधार ले रखा है। क्लियर है? देखो, अब ये ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, 5 लाख के, ऑन 1 अप्रैल 2023 इशू करे कंपनी ने, ठीक है, 5 सालों में रिडीम होने हैं। अब सपोज बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा दैट इज 31 मार्च 2026 को, तो जब आप ये बैलेंस शीट बनाओगे, ये बैलेंस शीट बनाओगे 31 मार्च 2025 की, उसमें पूरे डिबेंचर्स को आप लॉन्ग टर्म में शो नहीं कर पाओगे, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। कुछ पोर्शन जो इस बार का होगा, जो नेक्स्ट विद इन 12 मंथ्स ये पेमेंट जिसका होना है, तो वो आपको शो करना पड़ेगा बच्चों करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के अंदर। क्लियर? आप अब इसको नॉन करंट में नहीं लेके जाओगे, ये करंट लाइबिलिटी के अंदर आप इसको कंसीडर करोगे, ठीक है बच्चों। अब आगे नेक्स्ट क्या आ जाता है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में क्या? जो हम रोजाना का बिजनेस करते हैं उसमें उसमें कुछ उधार वगैरह है, तो वो बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉर्मली मैक्सिमम 3 महीनों के लिए होता है, ठीक है। या कुछ बिल्स हैं कंपनी के पास, बिल्स पेबल, कोई बिजली का है कुछ, वो जो छोटे मोटे उधार चलते हैं ना, वो आते हैं ट्रेड पेबल कैटेगरी में। तो अगर किसी की वो पेमेंट आपने नहीं करी, ठीक है, तो वो करंट लाइबिलिटी के अंदर ही आएगा, बिकॉज आपने हार्डली 3-4 महीनों में पेमेंट पेमेंट कर देना है। अनलेस और अनटिल आपका कुछ एग्रीमेंट हो गया, सपोज जिससे आपने माल लिया, आपका एग्रीमेंट हो गया कि भाई मैं तुम्हें 2 साल के बाद पेमेंट करूंगा, फिर वो नॉन करंट में चला जाएगा। अगर कुछ साइलेंट है क्वेश्चन तो वो करंट ही होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को क्या आ जाता है? अदर करंट लाइबिलिटीज की। अदर करंट में अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी जो है करंट बट उसका कोई प्रॉपर हेड नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चों हमेशा याद रखना, वो हम अदर्स में डाल देंगे। अदर्स में जैसे इंटरेस्ट एक्रूड, कुछ इंटरेस्ट बन गया हुआ है, ठीक है, कंपनी के ऊपर, अभी हो सकता है वो ड्यू हो भी ना भी हो, ठीक है, पर वो लाइबिलिटी तो है ही है ना। अच्छा, अगर कोई पैसा एडवांस आ गया कंपनी के पास, किसी ने एडवांस दे दिया, तो वो लाइबिलिटी रहेगी, बिकॉज अभी तो ना सर्विसेज दी ना प्रोडक्ट दिए। अनपेड डिविडेंड्स है, कुछ डिविडेंड थे आपने अभी तक पे नहीं करे हुए, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस, बच्चों हमने पढ़ा था ना इशू ऑफ शेयर्स में,
अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर जो एडवांस में ही पैसा दे दे तो लाइबिलिटी है, ये थोड़े टाइम के लिए ही लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये कॉल्स इन एडवांस, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स, अदर पेएबल्स, ये सारी बच्चों ये सब के सब अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे। इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है, इंटरेस्ट एक्रूड की। ये क्या होता है बच्चों, इसमें टू टाइप्स आती हैं, नॉट ड्यू, ठीक है, एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अभी सपोज कोई इंटरेस्ट आपने पे करना है 30th जून को, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट बन गई 31st मार्च को। अब यहां से लेके यहां तक का पीरियड इंटरेस्ट तो आपको शो करना पड़ेगा ना एज अ लाइबिलिटी, बट ये अभी ड्यू नहीं हुआ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कोई और केस देखते हैं, कोई सपोज आपका जो इंटरेस्ट था वो ड्यू था 30th अक्टूबर को, ठीक है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इंटरेस्ट आपका ओवर ड्यू हो चुका है, तो ये सारी चीजें भी आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाती हैं। और एग्जांपल जैसे एडवांसेस या डिविडेंड्स, सपोज किसी ने आपको इनकम आपने एडवांस में ले रखी है, एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट विच सेल्स आर येट टू बी मेड, अभी ना तो आपने सेल्स दी है ना ही कोई सर्विसेज दी है, आपके पास एडवांस आया हुआ है, तो वो क्या है, वो लाइबिलिटी है ना। देन उसके बाद अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर कर दिए बट कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं महारथी जिन्होंने अभी तक कंपनी से पेमेंट नहीं लिया, तो वो किस में आएंगे बच्चों, ये सब के सब, इनका कोई अब पर्टिकुलर हेड तो नहीं हो सकता ना, अब हम हर एक चीज का हेड तो बनाएंगे नहीं, तो ये मिसलेनियस टाइप ऑफ लाइबिलिटीज को आपने क्या करना है अदर करंट लाइबिलिटी में। बट एक चीज जरूर श्योर कर लेनी है कि वो करंट हो, मींस 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज ग्रेटर, इससे अगर कम है पेमेंट डेट तो करंट, इससे ज्यादा है तो नॉन करंट। क्लियर। अच्छा, और क्या क्या आ जाती हैं, कॉल्स इन एडवांस आ गए, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स, अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स आ गए, और अदर पेबल्स बच्चों जैसे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आपने कोई बिजली पानी का बिल नहीं दिया हुआ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड पेएबल है, कोई ईएसआई पेएबल है, तो ये सब की सब क्या है, ये करंट लाइबिलिटीज है। अब इनका कोई हेड नहीं है प्रॉपर, तो हम इनको अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही रखेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बहुत थोड़ी देर के लिए, प्रोविजंस क्या होते हैं बच्चों, एक्सपेक्टेड लॉसेस, आपको कुछ लॉसेस आज की डेट में दिख गए, एक्सपेक्टेड थे, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपको आज की आज वो बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं एग्जांपल्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, और भी कोई प्रोविजंस, बट आपको उनका नाम प्रॉपरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजंस हैं, ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए आपको लगता है कि हाँ भाई ये आपके ऊपर रहेगा ये खर्चा, तो वो आप शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आपको करंट लाइबिलिटीज के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक बार हम इसको क्लब कर लेते हैं कि करंट लाइबिलिटीज के जो 4 पार्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गए, ठीक है, कुछ बड़ी थोड़े टाइम के लिए अगर कंपनी ने उधार ले रखा है, ट्रेड पेबल्स जो रोजाना के कंपनी के कामकाज हैं, ठीक है, उसमें कंपनी जब उधार लेती है अपने सप्लायर से, सर्विसेज से, जो भी उसका काम है, तो वो ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो इनके अलावा है, ठीक है, बट है वो करंट, उसका कोई पर्टिकुलर हेड अब हम हर एक का तो बनाएंगे नहीं, तो वो आपने अदर्स में डाल देना है, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन आ जाती है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की। शॉर्ट टर्म बड़े थोड़े टाइम के लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया, कुछ एक्सपेंसेस थे, ठीक है, आपने रिपेयर वगैरह कराना था, कोई कुछ टैक्सेस थे, है ना, कोई इंप्लॉय बेनिफिट्स के रिलेटेड थे, तो वो सारे के सारे आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वर्सेस करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देखो ये क्या है बच्चों, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, ये तो बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, आपने बहुत थोड़ी देर के लिए लिया है। बट करंट मेच्योरिटी में क्या आता है बच्चों, आपके ऊपर लाइबिलिटी नॉन करंट की थी बेसिकली, ठीक है, नॉन करंट की थी एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल 5 लाख के डिबेंचर्स हैं, बट आज आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बट आपको कुछ पार्ट उसका नेक्स्ट विद इन 12 मंथ्स पे करना है, तो वो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ट्रेड पेएबल्स वर्सेस अदर पेएबल। ट्रेड पेएबल जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं ना,
और बिल्स पेएबल है, क्लियर। और ये तो आगे, बट अदर पेएबल्स में क्या आएगा बच्चों, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के होंगे, ठीक है ये भी है। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रेंट, ये चीजें, ये सब के सब आपके अदर पेएबल्स में आते हैं, ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना। लाइबिलिटी वर्सेस प्रोविजन। लाइबिलिटी क्या होता है, फोकस्ड, एग्जैक्ट, आपको पता है कि आपने इतना पैसा कंपनी ने किसी का देना है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको पता है। प्रोविजन के केस में एग्जैक्ट नहीं है, एक एस्टिमेशन है। आपको लगता है कि आपको इतना लॉस कल को हो सकता है, पर आप उसको आज रिकॉर्ड कर लेते हो, इट इज एन एस्टिमेट। लाइबिलिटी इज एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये चीज मैं थोड़ी सी आपको और डिटेल में कराऊंगा, बिकॉज ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन वर्सेस रिजर्व होता क्या क्या है, ठीक है। देखो, प्रोविजन जो है बच्चों, प्रोविजन आप कब बनाते हो, रिजर्व आप कब बनाते हो। सबसे पहले रिजर्व बनेगा जब आपको कंपनी प्रॉफिटेबल है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी को, लेट सपोज कंपनी को मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी ने सोचा कि अब कुछ पैसा कंपनी बचा के रख लेती है। वो जो आप कुछ भी किसी भी काम के लिए, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, कोई भी होगा, वो जो पैसा आप प्रॉफिट से निकालोगे बच्चों, दैट इज रिजर्व। बेसिकली आप प्रॉफिट को अब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। बट प्रोविजन के केस में बच्चों, लाइबिलिटी की जरूरत, सॉरी, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। अब देखो, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ईयर एंड पे। प्रोविजन आप आज भी बना सकते हो। आज अगर मुझे लगा कि मेरे डेटर्स थे फॉर एग्जांपल 1 CR के, उसमें से 10 लाख के बैड डेट्स हैं, ठीक है, मुझे आज ही प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट, मैं आज ही क्रिएट करूंगा, क्लियर है। प्रोविजन आपका एक तरह से एक्सपेंस है बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, प्रोविजन हमेशा बनेगा अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये किसी कंपनी का फ्लो चार्ट है। पहले रेवेन्यू, पैसा आया कंपनी के पास, कुछ उसके खर्चे हुए, देन उसने रियलाइज करा कि कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा, उसने प्रोविजन बनाया। प्रॉफिट देखो बच्चों और कम हो गया, प्रॉफिट और कम हो गया, बिकॉज अब प्रोविजन क्या, एक तरह से लॉस ही है ना। आप आज लॉस बुक कर रहे हो, प्रॉफिट और कम हो गया, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा रिजर्व क्या, रिजर्व है अगर फर्म आपकी प्रॉफिटेबल है, आप इस स्टेज पे पहुंच गए, अब आपने सोचा कि कल को अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए आप कुछ पैसा यहां पे सेविंग्स में एक तरह से डाल रहे हो, तो दैट इज रिजर्व बच्चों। ये इनकी नेचर देखो अलग अलग है, हालांकि दोनों में काम यही है कि आपने फ्यूचर में कुछ खर्चा करना है। बट रिजर्व में कब होगा, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तब आप प्रॉफिट को कैप कर रहे हो, ताकि आप थोड़ा डिसिप्लिन से कंपनी खर्चा करे। प्रोविजन में ऐसा नहीं है, आज आपको एक लॉस पता लगा, आपको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। साल बाद हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता बच्चों। प्रोविजन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। प्रोविजन का आप नेचर देखो, इट इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी बच्चों। आज की डेट में आपको महसूस हो गया कि भाई आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है, created for specific purpose such as provision for depreciation, provision for bad debts, provision for taxes। आपको आज पता लग गया कि आपको कल ये खर्चा होगा, कल ये लाइबिलिटी आप पे क्रिएट होगी, आपने आज रिकॉग्नाइज कर लिया, तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है आज की आज आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। Making a provision is legally necessary to comply with the accrual and prudence accounting concept। yes, ये इन concepts के अकॉर्डिंग आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इंश्योर्स प्रॉफिट इज नॉट ओवरस्टेटेड। क्यों, अब अगर आप प्रोविजन नहीं बनाओगे तो आप प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा दिखा दोगे, मान लो। बट अगर आज आपको पता लग गया कि बैड डेट्स हैं, तो एज अ एक्सपेंस प्रोविजन ऐड करोगे आप, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, ठीक है। और रिजर्व क्या होता है दूसरी साइड पे, ये तो प्रॉफिट्स का ही पार्ट है। कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, अब वो कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे एग्जांपल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि कल को डिबेंचर्स रिडीम करने हैं कंपनी ने, ठीक है। अभी देखो कंपनी की कोई लाइबिलिटी आज नहीं आई, ठीक है, ये कंपनी अब आज उसने रिकॉग्नाइज नहीं करा कि उसकी भाई आज की डेट में, ये तब है, ठीक है। तो ये आज कंपनी रिजर्व क्रिएट कर रही है,
ठीक है, उसको प्रॉफिट्स हुए, उसने कुछ प्रॉफिट सेविंग्स में डाल के रख लिए बच्चों। और अगर कुछ अननोन नीड्स आ जाए कंपनी को, अननोन आज की डेट में नहीं पता, तो उसके लिए कंपनी एक जनरल रिजर्व क्रिएट कर देती है। ठीक है, एक चीज बच्चों, क्रिएटिंग अ रिजर्व, मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए लीगली कंपनी बाउंड नहीं है। कुछ रिजर्व होते हैं, जैसे डीआरआर है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, ये लॉ कहता है कि आपको क्रिएट करना है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, बट मोस्टली ऐसा नहीं है कि कंपनी बाउंड है, बट प्रोविजन के केस में कंपनी बाउंड होती है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है अगर आज आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कंपैरिजन में अब बहुत इजी है ना, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन जो है लगेगा ही लगेगा, एज अ एक्सपेंस आपको लगाना ही पड़ेगा बच्चों, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। बट रिजर्व है, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी रिजर्व बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा बच्चों। और अब हम इसको बताते हैं कि हम इसको बैलेंस शीट में कहां पे शो करते हैं बच्चों। देखो, अगर प्रोविजंस की बात करें, प्रोविजंस लाइबिलिटी साइड, ये बच्चों वैसे मैंने ये ऐसे इधर शो करा है, ठीक है इसको, अदरवाइज नॉर्मली इक्विटी एंड लाइबिलिटी इधर आता है, एसेट्स इधर आते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है, बट मैंने जस्ट इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे शो करा। ओके, अब देखो प्रोविजंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो लाइबिलिटी है ना, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म आपके नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे एंड शॉर्ट टर्म आपके करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? और रिजर्व्स देखो, ये शेयर होल्डर फंड अगर प्रॉफिटेबल है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, ठीक है, उसमें उसका ही पैसा है ये रिजर्व, वो अपना प्रॉफिट का ही कुछ पार्ट साइडलाइन कर रहे हैं, तो यहां पे आपके रिजर्व्स शो होंगे। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि भाई कौन सा पैसा कंपनी आउटसाइड यूज कर सकती है कि नहीं, यस, जो प्रोविजन आपने क्रिएट करा है, जो प्रोविजन आपने क्रिएट करा है, उसमें जितना भी पैसा है वो किसी और काम के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। क्लियर? बट रिजर्व का पैसा, रिजर्व तो यार प्रॉफिट्स का ही हिस्सा है ना, तो कल को रिजर्व का पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो अगर आप कहीं पे और इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं फंड। क्लियर है? तब वो रिजर्व नहीं रहता, तब वो फंड बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने मुझे आंसर करना है। कंपनी एयर कंडीशन बेचती है, 2 साल की वारंटी है, ठीक है, कंपनी को पिछले एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि 3% ऑफ सेल्स विल रिजल्ट इन वारंटी क्लेम्स, मतलब 3% ऑफ द सेल्स का कंपनी को लॉस होना ही होना है। तो बच्चों लगता है तो आज की डेट में ही लॉस बुक करो ना, फिर आप वो कैसे करोगे, आप प्रोविजन क्रिएट करके। तो कंपनी क्या क्रिएट करेगी, प्रोविजन के रिजर्व। भाई साहब ऑफ कोर्स प्रोविजन क्रिएट करेगी, आज उसने लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, आज करना है। रिजर्व का क्या है यार, अगर कल को प्रॉफिटेबल ना हो तो ये थोड़ी है कि रिजर्व कब क्रिएट होगा। समझे आप बात? हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल ही ना हो, बट ये लॉस तो आज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, तो आप इसका प्रोविजन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आंसर क्या है, प्रोविजन, बिकॉज इट इज फॉर नोन लाइबिलिटी। बट इसमें हाँ, प्रोविजन में देखो अमाउंट तो एस्टिमेट ही रहेगा, बट हमें लाइबिलिटी पता लग गई कि हमारी आनी आनी है। ठीक है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो ये अमाउंट होगा चाहे कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, ये लगना ही लगना है। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस। ठीक है, तो नेचर क्या है बच्चों, प्रोविजन का नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व क्या है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। पर्पस क्या है बच्चों, फॉर स्पेसिफिक नोन लाइबिलिटी। ठीक है, रिजर्व का पर्पस क्या होता है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और मजबूत करना, तब कंपनी रिजर्व बनाती है। प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आएगा बच्चों, रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट। क्यों, आपने एक तरह से एक्सपेंस ऐड कर लिया ना, जब एक्सपेंस ऐड करोगे तो प्रॉफिटेबल कम हो जाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में, रिजर्व के केस में क्या, इसमें थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। क्यों, प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी कमा चुके हो, आपने सिर्फ कुछ प्रॉफिट अभी अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, उसको साइड लाइन करा है। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट में कहां पे शो करते हो प्रोविजन बच्चों, शोन अंडर प्रोविजंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वहां पे आप एज अ लाइबिलिटी शो करोगे। रिजर्व्स, ये शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आएगा, बिकॉज ये शेयर होल्डर्स का ही
पैसा है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो प्रोविजन का पैसा है वो बिजनेस के बाहर नहीं यूज किया जा सकता। आपने पैसा अभी बचा के रख लिया है, अभी आप बाहर नहीं यूज कर सकते किसी और पर्पस के लिए। बट रिजर्व का पैसा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स का ही पार्ट है, तो ये कहीं और भी यूज किया जा सकता है। तो जब आप कहीं पे और यूज करोगे तो उस पैसे को हम बोलेंगे फंड। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये छोटा सा एक वीडियो लेक्चर था आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए बच्चों, कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच।